हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आप सबको मैं पिछले कुछ दिनों से परसेंटेज की सीरीज में पर डे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज के लेके आता हूं और उन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूं। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको उन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और उन पे लगने वाले, अप्लाई होने वाले हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता हूँ। परसेंटेज जब हम कर लेंगे, जब क्वेश्चनों का एक वर्क हो जाएगा, उसके बाद हम ऑल इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं और उन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस परसेंटेज के आए हैं, क्या क्या तरीका हुआ है, हर एक चीज़ की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, है ना। बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं करनी है, बातें करने से टाइम भी लॉस होता है हम लोगों का एक ही टारगेट है, स्टडी स्टडी स्टडी। और हम तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब हम पूरा का पूरा हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ पानी है और उस चीज़ को पाने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको पूरी तरह से खड़ा हूं और मेरी टीम आपके साथ पूरी सहभागिता करेगी कि आपका हर एक सपना पूरा हो। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए हैं उस क्वेश्चंस में मैं 54 नंबर का क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके सामने। 53 तक क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहा गया आपसे, एक क्लास में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र मैथ्स का चयन करते हैं। 72% छात्र ने बायोलॉजी लिया और 44% छात्र ने मैथमेटिक्स लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से, प्रत्येक छात्र ने बायोलॉजी और मैथ में से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, आपसे यही कहा गया है 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? क्लास में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी की बात हुई है। अगर हमने एक वीएन आरेख का टारगेट किया तो बायोलॉजी सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिया है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले 72% स्टूडेंट हैं। उसी तरह अगर हमने मैथ्स की बात की तो मैथ्स लेने वाले कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स लेने वाले टोटल 44% स्टूडेंटों की संख्या है। बायोलॉजी का सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने वाले, बायोलॉजी कितने परसेंट लोगों ने ट्राई किया है, तो बायोलॉजी को ट्राई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या 72% है। बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 72% है। उसी तरह 44% छात्र जो हैं वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 44% छात्र गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो एक काम करिए, टोटल पढ़ने वालों की संख्या जब 72 और 44 आप जोड़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कितने परसेंट छात्र दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये निकालेंगे। तो आपने 72 और 44 दोनों को ऐड कर दिया, 72 और 44 दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास आया 4 और 2 6, 4 और 2 6 मिल गया। उसी तरह 7 4 11 मिल गया। 116% छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में आ जा रहे हैं, है ना। दोनों सब्जेक्ट के जोड़ने से छात्रों की संख्या, स्टूडेंटों की संख्या 116% हो जा रही है। लेकिन आपको पता है कि छात्रों की जो संख्या होनी चाहिए वो 100% ही होनी चाहिए। अर्थात जो दोनों बोथ सब्जेक्ट की बात कराता है ना, बोथ सब्जेक्ट की बात कराता है, हम स्टेटमेंट में यही बताएंगे आपके साथ, और वो यही होगा आपके लिए। मैं कहूँगा ये कि दोनों विषय दोनों विषय वाले छात्र, ठीक है। तो दोनों विषय वाले छात्र कितने होंगे, जब आप 116 में से कितना घटा देंगे, 100 घटा देंगे, अर्थात 16% स्टूडेंटों ने दोनों सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया। दोनों सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया, कितने परसेंट, 16%। अब हम कहेंगे बाबू आपसे कि 16% इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 40 होगा।
16% इक्वल टू कितना होगा 40। तो आपसे पूछा जाना है कि 100% इक्वल टू कितना होगा, आप कहोगे कि 40 इंटू 100/16। 8 का दोगुना 16 होता है, 8 पचम 40 होता है ना। 8 का जो दोगुना होता है वह 16 होता है, तो 8 पचम 40 होता है। और ये यहाँ पे डेटा 5 है, 2 से कटाएंगे तो 50 होगा। 50 इंटू 5 आपका ओरिजिनल आंसर होगा। 50 पचम होता है 250, और एक ऑप्शन आप सबके सामने मौजूद है 250। एक ऑप्शन आप सबके सामने मौजूद है 250। आपने देखा, टेक्निकली देखा, 72% यहाँ पे स्टूडेंट थे, 44% यहाँ पे स्टूडेंट थे। आपने कुछ नहीं किया, कहा कि सर 72 + 44, अगर 72 और 44 की हमने बात की तो आपके अनुसार और हमारे अनुसार 72 और 44 का जो जोड़ आएगा, 72 और 44 का जो जोड़ आएगा वह आएगा कितना, 116। यार स्टूडेंट 100% होते हैं, और डेटा ये देखा गया कि यार स्टूडेंट तो जो यहाँ पे हैं वह 116 हैं। वह कितने हैं, तो वह 116 की बात कराता है आपसे। कितने की बात कराता है, तो 116 की बात कराता है। तो 116 की बात कराता है। 116 की बात अगर इसने कर दी, कितने की बात कर दी, 116 की, तो भाई 100% ही स्टूडेंट होते हैं। तो जब हमने 116 में से 100 को घटा दिया तो 16% स्टूडेंटों की संख्या आई, और यही 16% इस 40 के बराबर होगा। तो 16% इक्वल टू 40। तो आपने सीधे कहा कि हाँ सर 16% बराबर आया 40, तो हमारे पास 100% की वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा सर 40 इंटू 100/16 जो राइट आंसर आपके पास आएगा, और इसी पे आपका आंसर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कितना आएगा। तो जब कैलकुलेट आपने किया तो 250 आपके पास एक राइट ऑप्शन मिलेगा। यही एक अलग ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मिले, ये क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आसानी से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास अभी दिखाई दे रहा है, यह परीक्षा से रिलेटेड होता है। और जब भी आप कोई वनडे एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस परसेंटेज में हमसे पूछे जाते हैं। सामान्य तरीका का प्रश्न है। कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन 35% candidates fail in one subject and 42% failed in another subject, and 42% failed in another subject, ठीक है, while 50% failed in both this subject. If 2500 candidates appeared in the examination, how many failed in either subject but not in both? मतलब कहने का यह है कि एक परीक्षा हुई है, 35% प्रतियोगी जो हैं एक सब्जेक्ट में, तथा 42% दूसरे सब्जेक्ट में क्या होते हैं, फेल होते हैं, है ना। पहले सब्जेक्ट में 35%, दूसरे सब्जेक्ट में 42% प्रतियोगी फेल होते हैं। 15% दोनों विषयों में, 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने प्रतियोगी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं? तो आपको यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको ये निकालना है कि 35% अगर एक में फेल है, 42% दोनों में फेल है, एक में फेल है, कितने परसेंट? 35%, और दूसरे में जो फेल हैं वह कितने परसेंट है? 42%। तो इसमें 42% फेल थे, इसमें 35% फेल थे, और आपसे कहा गया कि 15% दोनों में फेल हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 15% बना दीजिए, ठीक है। अब 35 में से 15 घटा दीजिए तो 20% इस केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने की बात कराएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ करूँ तो 42 में से अगर मैं 15 घटा दूँ तो भाई 12 में से 5 गया, आपके पास 7 आएगा, और 4 के जगह पे 3 होगा, 3 में से 1 गया, आपके पास 2 आएगा। 27% यहाँ पे फेल होंगे।
तो टोटल फेल होने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? तो आप करोगे क्या, 7 5 12 आपके पास आएगा, 7 5 12 मिल गया, ठीक है। और एक हासिल के रूप में या 2 2 4 2 6 62% विद्यार्थी टोटल क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। तो आपसे कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ मत करिए, आपके पास विद्यार्थी जो फेल हुए हैं इसकी बात कराता है तो 2500 का आप एक काम करिए, अगर आपने 62% निकाल दिया तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा कि कितने विद्यार्थी एग्जाम में फेल हुए हैं। तो 62 का मल्टीप्लिकेशन 25 से होना चाहिए। तो 62 का मल्टीप्लिकेशन अगर हमने 25 से किया तो हमारे पास डेटा आपके पास आएगा। तो देखिए 25 से मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हम सीधे कर देंगे 100 बटा कितना, तो 4 कर देंगे, यही तो कर सकते हैं। 25 से मल्टीप्लिकेशन 62 का हो तो अगर हम 4 से कटाएं तो शायद ये कटने वाला नहीं है, है ना। 4 से या 31 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से कटाएं तो ये आपके लिए 50 हो जाएगा। अगर टेक्निकली देखें तो आप अपने हिसाब से हैंडल करिएगा। ये 5 होगा, 5 या 15 होगा, तो जो वैल्यू आएगी वह 1550 आ जाएगी। मतलब अगर कहा जाए कि फेल होने वाले विद्यार्थी 1550, यदि 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? दोनों में नहीं, किसी एक परीक्षा में। तो देखिए ये 20% सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और 27% सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अर्थात किसी एक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो 20 को और 27 को आपस में जोड़ दीजिए। 20 और 27 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4, 47% विद्यार्थी सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और 15% विद्यार्थी जो हैं वह बोथ, दो सब्जेक्ट में। कहा है कि किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं। तो आप इतना लंबा, मतलब ये तो मैंने आपको फेल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बताई, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था, है ना। आपसे केवल पूछा जा रहा था ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन सब्जेक्ट की बात थी, ओनली वन सब्जेक्ट की बात थी, तो वह 47% होता। और आप करते क्या कि 2500 का आपको कुछ करना नहीं था, आपको 2500 का 47% निकालना था। मतलब देखा जाए तो 25 और 47 का गुणा, मैं यहाँ रफ वर्क करता हूँ कि 47 और 25 का अगर गुणा करना है तो मैं 47 × 100/4 भी कर सकता हूँ। मतलब 4700/4 हो जाएगा। अगर कटाया जाए तो 4 का में 4 हो जाएगा, 7 है, फिर 4 का में 4 होगा, 3 बचेगा, 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 1175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या एक और बात कर सकते थे, शायद यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आया था हमारा 47% की बात थी, तो ये चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। अगर हमसे प्रश्न में पूछा होता क्योंकि कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो हम कहते हैं सर कि 62% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए, और आंसर आता 1550। लेकिन इसने पूछा है कि ओनली सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, तो आंसर आएगा 1175, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 20 और 27 का जोड़ बना रहे हैं, मतलब 47% की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आसानी से हैंडल किया और एक अलग ही तरीका बनाया, जिससे क्वेश्चन एक अलग ही तरीके में आपने सॉल्व किया और हर एक पॉइंट को आपने समझा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरीके पे, किस लेवल पे लेके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, कोई एग्जाम देने हम जाएं, उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए हम सबको कितने % मार्क चाहिए, तो हम सबको 40% मार्क चाहिए। ठीक है, हम 40% अगर एग्जाम में मार्क्स लेके आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कहना है इस क्वेश्चन का। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होता है और एक स्टूडेंट है, उसने 220 अंक प्राप्त किया, 220 अंक उसे मिले। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जो हैं वह अनिवार्य थे।
हम और आप कोई भी एग्जाम में जाएं तो जब तक 40% नंबर नहीं आएगा हम पास नहीं होंगे। तो हमने किया क्या, मुझे 220 नंबर मिला और हुआ क्या कि मैं फेल हो गया। और कितने नंबर से फेल हुआ, तो 20 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, तो 20 नंबर से फेल हुआ। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, आपसे पूर्णांक पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछे जा रहे हैं। तो आप कुछ मत करिए, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपने पास होने के लिए 40% चाहिए, है ना। पास होने के लिए हमें और आपको जो मार्क्स चाहिए वह कितना चाहिए, तो 40%। लेकिन आपको मिलता कितना है, 220 अंक। तो देखिए, पास होने के लिए हमें चाहिए 40%, ठीक है, लेकिन हमें मिला 220 अंक। कितना अंक मिला बाबू, तो अगर हमने देखा तो मुझे मिला 220 अंक, ठीक है। हमने 220 अंक पाया और फेल हो गए कितने नंबर से, 20 नंबर से। अर्थात 20 नंबर और मिल जाता तो हम पास हो जाते। पासिंग मार्क्स के लिए अगर हमने 20 नंबर और पा लिया तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर और मुझे लाने जरूरी थे। अर्थात 40% की जो वैल्यू है वह आती 240 अंक, ठीक है। तो हम कहते कि 1% की वैल्यू कितनी आती, तो आता क्वेश्चन 240/40, 1010 हो जाता, मतलब 6 अंक हमारा होता 1%। और मुझे मैक्सिमम मार्क की ज़रूरत थी, मतलब मुझे 100% की ज़रूरत थी। तो मैं कहता 100% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू कितना होता, तो हम कहते कि 100 × 6 होता, मतलब हम 600 मार्क्स पाते। तो कहते कि हमारा एग्ज़ाम क्या हुआ, क्वालिफाई हुआ। 600 मार्क पाके हमने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। ये हमारा लॉजिक होता। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर अलग ही वे में थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई, एक क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो तरीका जो है यही है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही लॉजिक से आप देखें, बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को देख रहे हो और आप इस चीज़ को देख के समझ रहे हो कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन बन क्या रहा है। एक अलग कॉन्सेप्ट से और एक अलग लेवल से क्वेश्चन की चीज़ें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं और अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपसे कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में, कोई प्रतियोगी है, वह किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। आप खुद को मानो, आप खुद को समझो कि आपको किसी एग्जामिनेशन में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से असफल होता है वो विद्यार्थी, 30 अंकों से असफल होता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को, मतलब देखिए, वह पहला प्रतियोगी है, वह 20% मार्क पाता है और 30 अंकों से फेल होता है। मतलब अगर उस विद्यार्थी को, है ना, 30 अंक और दे दिया जाता, उस विद्यार्थी को 30 अंक और मिल जाता तो वह पास हो जाता। मतलब 20% अंक प्राप्त किया है, 30 नंबर की उसे कमी थी, मतलब 30 नंबर उसे दे दिया जाएगा तो वह पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होता है, उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं कहूं तो इस स्टूडेंट को, पहले वाले स्टूडेंट की बात करूं तो इसे 30 नंबर की कमी है, अगर इसे 30 नंबर दे दिया जाता तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी 32% मार्क्स पाता है और वह उत्तीर्णांक से 42 नंबर ज्यादा पाता है। 42 नंबर क्या करता है, ज्यादा पाता है। तो कहा जाता है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा मैं आपको पूछ सकता हूँ, बताऊंगा। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम मार्क, मतलब एक क्वेश्चन बाबू बनता है आपका पूर्णांक, दूसरा क्वेश्चन बनता है पासिंग मार्क, है ना, पास अंक, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे पास अंक, और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका पास
प्रतिशत। जो इसमें पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो आइए अगर पूरा डिटेल करेंगे तो पहले विद्यार्थी को 20% अंक दिलवाएंगे, है ना। अगर उसको 30% दे दिया तो वह पास हो जाएगा। मतलब दोनों विद्यार्थी को हम पास कराएंगे। दोनों विद्यार्थी कहां बराबर होंगे, या तो पूर्णांक पे, या तो दोनों का सेम अंक कब होगा, जब वह पासिंग अंक पे पहुंच जाएंगे। तो पासिंग अंक पे कैसे पहुंचेंगे, जब 20 और 20% की उसका मार्क्स है, उसकी प्राप्तांक है 20%, 20% उसका प्राप्तांक है, 20% उसका प्राप्तांक है, और 30 अंक जब पा लिया तो पास हो गया। दूसरा विद्यार्थी का प्राप्तांक अगर मैं कहूं तो दूसरे विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा रुक जाए भाई। ठीक है, तो दूसरे विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है वह 32% है। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब इसमें से अगर 42 अंक वापस भी ले लिया जाए, इसमें से 42 अंक वापस भी ले लिया जाए तो यह पास ही होगा, फेल नहीं। अर्थात दोनों की चीजों को आपस में क्या करा दिया गया, इक्वल करा दिया गया। तो देखिए 20% और 32% एक साथ आएंगे तो अंतर आपके पास आएगा 12%। देखिए 12%, और 30 और 42 जब एक साथ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि 32 में से 20 घटा 12, 42 इधर आ जाएगा तो 72। तो बाबू आया 1% बराबर 6। 1% बराबर 6। अगर आपसे पूर्णांक पूछा गया होता तो आंसर 100% होता, और 100% की वैल्यू होती 600। लेकिन आपसे पासिंग अंक पूछा है तो 1% की वैल्यू 6 आई, तो पासिंग अंक जो होगा बाबू वह आप कहोगे या तो 20% प्लस 30 कर दिया जाए, या 32% प्लस माइनस 42। तो 1% बराबर 6, तो 20% की वैल्यू होगी 20 छक्के 120 प्लस 30, मतलब 150 अंक उसका पासिंग अंक होगा। और आपसे पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है तो पूर्णांक आपके पास 600 था, पासिंग अंक 150 था, तो पासिंग प्रतिशत की बात हुई थी, तो पासिंग प्रतिशत हो जाएगा 150/600 इंटू 100, है ना। तो पासिंग प्रतिशत हो जाएगा 150/600 इंटू 100। अब आपने इस 150 को 600 के अकॉर्डिंग कटाया तो 4 आया, इस 150 को 600 के अकॉर्डिंग कटाया तो 4 आया, और 4 से आपने इसे कटाया तो आपके पास जो वैल्यू आई वह 25% आई। और ऑप्शन नंबर डी एक राइट ऑप्शन बनेगा अगर हमने डिटेल में किया तो। 3 प्रश्नों को हमने यहां सॉल्व किया, और उन तीनों प्रश्नों के ही अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल व्याख्या करके चीज़ों को हैंडल किया और आपसे इतनी चर्चाएं कराई। लेकिन हमको डायरेक्ट अगर निकालना हो और हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या होगा, तो मैं आपसे कहूँगा इतना लंबा न खींचें। हमारे पास हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने के लिए हमने हर एक चीज़ की चर्चा की, लेकिन अब आप एज ए स्टूडेंट करोगे तो इन्होंने 20% अंक पाया और 30 अंक से ये फेल हुए, है ना। और ये इन्होंने कितना अंक पाया, तो 42% अंक पाया, और कितने अंक से ये 42 कर रहा हूँ, इन्होंने 32% अंक पाया और कितने अंकों से पास हुए, तो 42 अंकों से पास हुए। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो 12% होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में 1% की वैल्यू निकालिए, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे 42 और 30। भाई डिफरेंस होगा ना, अंतर 42 माइनस 30 ऐसे होगा। देखो 42 माइनस 30 डिफरेंस होगा तो 72। 1% की वैल्यू जो आएगी वह 6 अंक आएगी। और आपसे पूर्णांक अगर पूछता तो डायरेक्ट कर देते 600। पासिंग अंक पूछता तो 20% की वैल्यू होती 20 छक्के 120, और ये 30 जुड़ जाता, घटता नहीं क्योंकि इधर आ जाता। पासिंग के लिए क्या आ जाता 20%,
है ना, और ये 30 प्लस हो जाता, ठीक है, या 32% निकाल देते, 6 दूनी का 12 बनता, 6 दूनी का 12 बनता, एक हासिल हो जाता, छतरी 18 बनता, 100 कितना हो जाता 82, और इसमें से क्या करते घटा लेते, यही तो होता, नहीं, हाँ 6 दूनी का 12, छतरी 18, एक 19 बनता, ठीक है, 192 में से घटा देते तो कितना बनता 150 बनता, ये जो डेटा आता। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना था उसका उत्तीर्ण अंक प्रतिशत। तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत है 20% प्लस 30 या 32% माइनस 42। तो यार उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ये भी प्रतिशत में है, अगर इस अंक को प्रतिशत में बदल दिया जाए तो काम नहीं हो जाएगा, या इस अंक को प्रतिशत में बदल दिया जाए तो काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पास होने के लिए 20% पा रहा है, लेकिन ये 30 अंक नहीं पा रहा है। तो 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी तो 5 हो जाएगा, ये भी तो 5 हो जाएगा, कह सकते हैं ना। तो 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर 5%, तो इस 30 अंक की वैल्यू 5%, तो पासिंग परसेंट 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। या कुछ लोग कहेंगे कि सर 6 अंक बराबर 1%, तो 42 अंक बराबर ये कितना गुना 7 गुना, तो आप कहोगे कितना परसेंट 7%, तो 32% पाता है, और ये 42 अंक की वैल्यू 7% तो आ गई, 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा 25%। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, है ना, हमें टोटल करने की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे हम क्वेश्चन को लॉजिकली अलग कर सके, हमारे पास ये डेटा आसानी से बनाएगा, एक अलग ही कहानी आपके लिए कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए, बहुत ही अच्छा। एक छात्र को परीक्षा में 30 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसे परीक्षा में 30 अंक की प्राप्ति हुई, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा एक ही काम है आपको पढ़ाना, और हम पूरे मन से पढ़ाते हैं और पूरे मन से आपको पढ़ाएंगे। बहुत बातें इधर उधर की हम लोग नहीं करेंगे, हमें अलग लेवल में आपसे बात करना है, एक अलग का वर्क करना है, ये चीज़ें हमारे साथ और आपके साथ रहेंगी, तो तरीका हमारा एक अलग होगा। ध्यान से समझिएगा। तो एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, 6 अंकों से असफल हो गया, ठीक है। तो आपसे कहा गया एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंक क्या होगा, मैं कहूँगा इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 10%, और इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, मतलब ये जुड़ जाएंगे। जैसे वहां पे 6 अंक से असफल -6, 6 अंक ज्यादा +6, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 12, तो एक 10% बराबर 12 बन रहा है। तो 1% की अब 100% निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम अंक क्या होंगे, तो 10 गुना आपके लिए हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 120 अंक आएगी, और ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। अगर डिटेल करते तो कहते यहाँ पे 30%, 6 नंबर मिल गया, पास हो गया, 40% 6 नंबर निकाल दिया गया, पास हो गया, वही 10% बराबर 12, तो 100% की वैल्यू आपके लिए क्या होगी, यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आसानी से, ये भी परीक्षा पे डिपेंड क्वेश्चन है और आपसे कुछ कहवा रहा है, करने की बात करता है, उसकी चर्चाएं आप करिए। क्या है, ध्यान दीजिए। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होता है, उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। कितना अंक प्राप्त होते हैं बाबू, तो 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक की बात हो रही है आपसे, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है, 10% है, और यही बात है 5 अंकों से असफल, 10 अंक अधिक, तो 5 और 10 का जोड़ 15। आप कहोगे कि 1% बराबर 1.5,
अब देखिए पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है, तो पासिंग परसेंट जो होगा वह बाबू होगा 30% प्लस 5 या होगा 40% माइनस 10, यही होगा ना। तो देखिए अगर हमने 5 अंक को प्रतिशत में बदल दिया, अच्छा उत्तीर्णांक नंबर पूछ रहा है, चलिए तो 1% या 10% बराबर, इतना करने की जरूरत नहीं थी, 10% बराबर 15 था, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना करना है ना, तो 15 का 3 गुना 45 प्लस कितना 5, तो 15 या 45 और 5 कितना हुआ 50, या कह दे हम कितना परसेंट 40% माइनस 10, तो वही कहेंगे 10, ये भाई 10 बराबर 15, तो ये 4 गुना हुआ है, तो 15 चौका 60 माइनस 10, तो कितना होगा, उसका उत्तीर्णांक अंक होगा कितना अंक 50 अंक। अगर वो पास आएगा तो आसानी से एग्जाम में पास हो सकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। आप जितने लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे उतने ही बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होगा। अब आइए एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे कराया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो देखिए इसका पहला तरीका अगर हम लोग लें तो पहले तरीके को हम लोगों का नाम दिया गया है रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन से पहला तरीका सॉल्व होता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कहा गया आय 60% खर्च करता है, तो ध्यान दीजिएगा खर्च और बचत की रेशियो बनाई जाती है। आप ही बताइए अगर 60% खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाता होगा, आप कहोगे कि सर 40% बचाता है। आप देखो खर्च करता है 60%, तो बचाता कितना परसेंट है 40%, तो 60 और 20 या 60, 20 दूनम 40, तो जो रेशियो आपकी और हमारी बनेगी वह 3:2 बनेगी। ठीक है, अब यहां पे हमने चीजें किया, अब यहां पे हमने एक लॉजिक ले लिया और वो है खर्च और यहां पे आपके लिए है बचत। ठीक है, कहता है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। यार ये बताओ अगर खर्च 15% बढ़ता है तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इनकम भी 15% बढ़ेगी। मतलब यहां पे खर्च में वृद्धि या कमी लिखेंगे, यहां पे बचत में वृद्धि या कमी लिखेंगे, ये तो पूछ ही रहा है। और यहां पे जो एग्रीगेट होगा, जो एवरेज होगा, वह उसकी आय में वृद्धि या कमी लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनके बीच जो रेशियो था वह 3:2 का था। यहां पे हम 3 रखेंगे और यहां पे हम 2 रखेंगे। अब देखिए 15 और 15 का जो डिफरेंस बना रहा है, 15 और 15 का जो डिफरेंस बना रहा है वह आपके पास और हमारे पास जो आ रहा है वह 0 आ रहा है। अर्थात 2 की वैल्यू अगर 0 है तो 3 की भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो भाई अगर यहां पे 0 आ रहा है इसका मतलब कि यहां पे भी 15% की बात कराएगा और अदर कोई बात नहीं कराएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एक राइट ऑप्शन होगा अगर हमने रूल ऑफ एलिगेशन से किया तो। अगर आप रूल ऑफ एलिगेशन से नहीं करना चाहते हैं तो भी एक बहुत ही अच्छे से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा गया खर्च प्लस बचत ही आपकी और हमारी इनकम होती है, या इसे ऐसे लिख लीजिए ध्यान से, यहां पे हमने लिखा आपको आय। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा आय, यहां पे मैंने लिखा खर्च और यहां पे मैंने लिखा बचत। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा खर्च और बचत। किसी व्यक्ति की आय को हमने 100 माना तो खर्चा करता है 60, तो बचेगा कितना 40। ठीक है,
खर्चा करता है 60, तो बचेगा कितना 40। अगर प्लस लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई। तो आप ही बताइए, अगर 15% की वृद्धि हुई तो कितना बढ़ा? 15 बढ़ा, मतलब कितना पे पहुंच जाएगा? आप कहोगे कि सर 115 पे पहुंच जाएगा। कितने पे पहुंचेगा? 115 पे। अब कह रहा है कि उसका खर्च 15% बढ़ता है। अब ये बताइए, 60 का 15% निकालना है। 60 का अगर 10% निकाला जाए तो 60 का 10% 6 होता है, 5% 3 होता है, 6 3 कितना होगा? 9। तो 60 का अगर 15% निकालेंगे तो 9 जुड़ेगा, 69 हो जाएगा। अब दो तरीका है, बंदा 15 रुपया इनकम में बढ़ाता है, ठीक है, और यहां 9 रुपया बढ़ता है। तो 15 रुपया उसकी इनकम बढ़ी तो खर्चा भी उसने 9 रुपया बढ़ा दिया। तो बचत देखा जाए तो 15 और 9 का डिफरेंस 6 रुपये बढ़ जाएगा, अर्थात 40 और 6 जो बनेगा वह 46 बनेगा। या ऐसे भी कर दीजिए, 115 में से 69 घटा दीजिए, तो 115 में से 69 घटाएंगे तो उसकी बचत 46 पे आ जाएगी, अर्थात उसकी बचत 40 थी, 40 से 6 बढ़ी, मतलब 46 पे पहुंची। तो बचत में 6 रुपये की वृद्धि हुई, तो 6/40 इंटू आपके पास 100 आ जाएगा। 6/40 इंटू 100, 20 का 2 गुना होता है 40, 20 का 2 गुना होता है 100, और 20 का 5 गुना होता है 2 से कटाएंगे 3, तो पांति आई। उसकी बचत की इंक्रीजिंग 15% होगी, जो ऑप्शन नंबर सी आपसे रिलेट कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी से आपने बनाया, उसकी बचत जो होगी वह आसानी से आपके सामने आएगी, और वह 15% के रूप में आप उसे लेके चलोगे। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को हैंडल करेंगे, और इसी तरीके से चीज़ों को समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप इसे इसी तरीके से हैंडल करिए, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हो भैया। ठीक है, आ जाओ। अब मैं रूल ऑफ एलिगेशन का यूज न करना चाहूं, क्योंकि रूल ऑफ एलिगेशन से भी होगा और ऐसे भी होगा। जैसे अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए आय, ठीक है, यहां पे लिखूंगा आपके लिए खर्च, और आपके लिए यहां लिखूंगा बचत। ठीक है, आपसे मैं कहूंगा एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो मैं कहूंगा यार यह 100 कमाता होगा, 75 खर्चा करता है, तो 25 इसका क्या होता होगा? बचता होगा। अगर उसकी आय 20% बढ़े, तो 20% बढ़े तो 20 रुपया बढ़ेगी ना। अगर लिखने की इच्छा है तो 120 लिखो, 20 रुपया उसकी इनकम बढ़ गई। फिर खर्चा 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा मतलब 7.5 रुपया उसने खर्चा बढ़ा दिया, है ना। तो अगर जोड़ने की इच्छा होगी आपकी, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7.5 जोड़ दो, तो 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5। बचत आप 120 में से 82.5 घटाएंगे, तभी भी पता चल जाएगा कि बचत क्या होगी। या मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने कमाई 20 रुपया बढ़ाई और खर्चा 7.5 रुपया बढ़ाया, तो मेरी बचत यही तो बढ़ेगी। मेरी जो बचत बढ़ेगी, 20 में से 7.5 घटा दें तो 12.5 रुपये हमारी बचत बढ़ जाएगी। 12.5 रुपये मेरी बचत बढ़ जाएगी। इसको घटाएंगे भी ना तो यहाँ पे शायद 37.5 ही आएगा और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 20 उधर 17.5 इधर, तो 25 से 37.5 पे पहुंचेंगे तभी भी पता चलेगा आपका 12.5। मैं इसी का डिफरेंस निकाल के पहुंच गया, मतलब इनकम हमारी, बचत हमारी 12.5 रुपये बढ़ गई। और वो बचत इस 25 के अकॉर्डिंग कितने % है? तो आप कहोगे कि सर 50% है, कुछ करने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। रूल ऑफ एलिगेशन से करते हो तो आप कहोगे कि 75-25 जो रेशियो बनेगा 3:1 बनेगा। ठीक है, आप लिखोगे यहां पे खर्च, यहां पे बचत, 3:1 नीचे बैठा दोगे। ठीक है, आय का 75% खर्च, उसकी आय 20% बढ़ी, यहां 20 कर दिया। खर्चा 10% तो 10 और 20 का डिफरेंस 10 हुआ। लेकिन बंधु यहां 10 और 20 का जो डिफरेंस आया 10 हुआ, तो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30। और बाबू एलिगेशन कहता है कि एक तरफ अगर छोटा है तो दूसरी तरफ बड़ा होगा। अगर ये 10 20 से छोटा है तो इधर बचत जो होगी ना इस 20 से बड़ी होगी,
कितनी बड़ी होगी, दोनों को जोड़ोगे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50%। आपके सामने ये चीजें होंगी। तो दोनों तरीका आसानी से है, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन की एक अलग लेवल ही ध्यान से देख रहे होगे, एक अलग ही लेवल से आपको चीजें मिल रही होंगी और आप उसे आसानी से चीजों को हैंडल कर रहे हो। यहां पे देखो यार, किसी का नाम है, जो भी चीज है समझ लो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, उसका मासिक वेतन जो है 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्चा 9,000 रुपये है। मासिक वेतन उसकी आय कहा जाएगा। 13,500 रुपया उसकी क्या है, आय है, और 9,000 रुपये उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो यहां पे उसकी बचत 4500 रुपये आप दिखा सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, 00 से 00 कटा देते हैं। 135 और 90 है, तो 45 का ये तिगुना होगा, 45 का दोगुना होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, उसकी आय आपके पास ये है, खर्चा आपके पास ये है, ठीक है, और बचत ये है। बचत अगर दिखाना चाहते हो तो, नहीं तो जैसे आप चाहो। कह रहा है अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्चा 7%। तो जानते हो, अगर 13,500, देखो अगर 13,500 और 9,000 पे करते तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है इसका 14% निकालना और 9,000 का 7% निकालना, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी खींचता, जैसे आप चाहते कर देते, लेकिन मैं ये टेक्निक 3 और 2 बना दिया रेशियो में। तो जानते हो ये 300 बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा। मतलब उसकी इनकम 13,500 9,000 थी, रेशियो 3:2 था, 3:2 पाई, तो उसे हमने 300 और 200 कर दिया, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी दिखाऊंगा। इसमें 14% बढ़ता है, तो बाबू अगर उसका वेतन 14% बढ़ता है तो 300 का 14% निकालोगे, 14 तियां 42 रुपये उसकी वेतन में बढ़ोतरी होगी। और उसका खर्चा 7% बढ़ता है, तो 200 का 7% निकालोगे तो 7 दूनी का 14, उसका खर्चा 14 रुपया बढ़ गया। कमाई 42 रुपया बढ़ी और खर्चा 14 रुपया बढ़ा। कमाई 42 रुपया बढ़ी, खर्चा 14 रुपया बढ़ा, है ना। तो 300 रुपया कमाई थी, 200 रुपया खर्चा था, तो बचत कितना था, तो 100 रुपया। तो 42 रुपया इधर कमाई बढ़ी, खर्चा 14 रुपया बढ़ा, तो बचत कितना बढ़ा, तो 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, और यहां पे 3 में से 1 गया 2। उसकी जो कमाई बचत थी वह 28 रुपया बढ़ी, और पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके बचत में 28% की वृद्धि होगी। आपके लिए ये टेक्निक होगी, इस टेक्निक से आप चीज़ों को आसानी से हैंडल करोगे। एक तरीका ये भी आपके लिए हो सकता है। या कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, यहाँ 13,500 का 14% निकालो, 9,000 का 7% निकालो, उसके बाद फिर भाई यही तो कहोगे 4500 है, तो भाई जितना पैसा यहाँ आएगा जो इतना आएगा, दोनों आय में से खर्चा को घटाओगे तो यहाँ पे जो बचत आएगी दोनों का डिफरेंस निकाल के करोगे, भाई यही तो आएगी। यहाँ पे आय आएगा, यहाँ पे खर्चा आएगा, दोनों का अंतर बचत आएगा, फिर दोनों का अंतर निकाल के करोगे तो हल्का सा लेंदी पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हमने छोटे वे में कर दिया, रेशियो 3:2, 300 200 और टेक्निक बना दी। या देखो 9,000 अगर खर्चा करता है और 9,000 खर्चा करता है तो 4500 बचाता होगा, तो 9,000 और 4500 की जो रेशियो होगी 2:1, है ना। रूल ऑफ एलिगेशन से 2:1 कर दो। ठीक है, अब कहता है कि उसका वेतन 14% बढ़ता है। चलो ये 14% वेतन बढ़ा दिया। खर्चा कितना परसेंट बढ़ता है, 7%, क्योंकि रेशियो बन रही है खर्च और बचत की। ठीक है ना। तो बचत जो थी, खर्चा था 9,000, बचत थी 4500, तो 2:1, क्योंकि 13,500। खर्चा 7% बढ़ा। देखो खर्चा कितना परसेंट, 7% बढ़ा, वेतन 14% बढ़ी, तो 7 और 14 का डिफरेंस 7, 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14। ठीक है, तो देखो उसका जो है 14% वेतन बढ़ा है, खर्चा 7%। अब इधर छोटा है तो इधर 14 क्या हो जाएगा, 28, तो भी आपका रूल ऑफ एलिगेशन से भी आंसर 28% आ जाएगा। रूल ऑफ एलिगेशन से भी आंसर को आप देखोगे आसानी से 28% आ जाएगा। अगर रूल ऑफ एलिगेशन को सही तरीके से समझना है तो मैं फिर से यहाँ पे एक लॉजिक दे रहा हूँ जिससे आप रूल ऑफ एलिगेशन को सही तरीके से समझोगे। क्या ध्यान देना, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपसे आसानी से रूबरू होने की बात मैं करूंगा। देखो बाबू, हम यहां पे हमने कहा खर्च, ठीक है, और यहां कहा आपसे बचत।
खर्च और बचत की मैंने बात की, तो खर्च उसका 9,000 रुपये, कमाई 13,500 है, तो बचत कितनी होगी अगर आप देखो तो 4500। 00 से 00 2:1। अब देखो यहां पे खर्च लिख दिया, यहां पे बचत। एलिगेशन कहता है कि उसका खर्चा 7% बढ़ता है ना, और वेतन कितने परसेंट बढ़ता है? 14%। और अनुपात कितना है? तो 2:1 है। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस कितना आया, तो आप कहोगे 7। कितना आएगा एलिगेशन में? तो 14 और 7 का डिफरेंस 7, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 14। 2 की वैल्यू 14। तो अगर एक तरफ छोटा होता है तो दूसरी तरफ बड़ा, 14 14 कितनी हो जाएगी? 28। ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है ना, ये चीजें थी। इस चीज से आप आसानी से चीजों को, एलिगेशन से भी आप आसानी से बना सकते हो और उससे भी आसानी से बना दोगे, जो हमने आपको मेथड समझाया था, है ना, उस तरीके से भी आप चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहां पे क्या है, यहां विपिन अपने आय का, कोई व्यक्ति है उसकी आय है, तो अगर आप इजी वे में अगर टेकल करते हैं तो जैसे आय है, तो आय का कॉन्सेप्ट हमने आपसे यही कहा था कि क्या होता है? खर्च है और बचत है। तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन से भी कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 75% खर्च करता है तो भैया उसकी इनकम 100 होगी, 75 खर्चा कर दिया, बचाया कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 25% बचाया। ठीक है, उसका वेतन 25 बढ़ा, 25% बढ़ा मतलब 25 बढ़ा। ठीक है, 25 बढ़ा तो 125 पे आ गया। किस पे आ गया? 125 पे आ गया। खर्चा 10 बढ़ा, 10 मतलब कितना? 7.5 हो जाएगा इसका, 75 का 10 7.5, तो जोड़ोगे तो 82.5 होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर इन दोनों को घटा दो तो ये भी पता चल जाएगा उसकी बचत क्या होगी, फिर घटा के कर देना। लेकिन सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर 25, यहाँ 25 रुपया बढ़ रहा है, कितने रुपये है ये? 25 रुपये की बात करता है। कितने की? 25। क्यों? क्योंकि 25% की बात किया था, तो 25 और 7.5 का डिफरेंस 12.5, अर्थात उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो 12.5 रुपये की होगी, और ये 12.5 रुपया 25 का आधा मतलब 50% होगा इसका राइट आंसर। या 82.5 और 125 का डिफरेंस भी निकालते तो 37.5 होता, तभी भी डिफरेंस जो आता 12.5, और 12.5 25 का जो होगा वो हाफ मतलब 50%। या अगर एलिगेशन से निकालो तो 75 खर्चा करता है तो बचत 25 होगा, तो आप कहोगे ना 75 और 25 की रेशियो जो होगी वह कितनी होगी? 3:1। तो आप कहोगे सर यहाँ 3:1 कर दिया। ठीक है, 3:1 कर दिया। अब यहाँ पे खर्च होगा उसका और सेविंग होगी, तो खर्चा वो है 10% बढ़ाता है ना। सेविंग क्या करेगा? सेविंग कितने की करेगा कि उसका वेतन 25 बढ़ेगा। ठीक है, तो 25 और 10 का डिफरेंस 25 और 10 का डिफरेंस जो होगा वह 15 होगा। ठीक है, तो 25 और 10 का डिफरेंस एलिगेशन के अकॉर्डिंग 25 और 10 का डिफरेंस आपके लिए आया कितना? तो 15 आया। 25 और 10 का डिफरेंस 15 आया, तो 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू आप कहोगे सर 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। तो अगर हम लोगों ने हल्की सी बात को हैंडल किया, है ना, तो यहां पे चीजों को थोड़ा सा अगर हम लोगों ने बना दिया तो हमारे पास डेटा आ सकता है। हाँ, थोड़ी सी चीजों को 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये भी चीजें हैंडल कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। फिर से चीजों को देखो, विपिन जी अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, शेष की बचत करते हैं, तो 75 खर्चा, बचत कितनी? 25। उनका वेतन 25% बढ़ गया, तो वेतन 100 था, 25 बढ़ा तो कितने पे पहुंच गया? 125 पे। उन्होंने अपने खर्च को 10% बढ़ा दिया। अब बताओ 75 का 10 जो होगा वह कितना आएगा? 75 का 10 7.5 आएगा। तो आपने ये किया तो 7.5 मतलब 82.5 आ जाएगा अगर करोगे तो। ठीक है, अब देखो 82 और 100 का जो डिफरेंस होता है वो 17.5 होता है ना। यहां पे थोड़ी सी चीजें हो गई, आप हल्का सा पॉइंट को समझिएगा। मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहां टेक्निकली हल्की सी चीजें आपके लिए है जिसे मैं यहां समझाना चाहूंगा।
तो उसकी इनकम 25 रुपये बढ़ी है और खर्चा 7.5 रुपया बढ़ा है। तो 25 और 7.5 का जो डिफरेंस है वह 12.5 रुपये नहीं होगा। यहां पे हम लोग जल्दी कर बैठ रहे थे, यहां पे हल्की सी चीजों को देखना है। 25 और 7.5 का डिफरेंस जो आएगा तो 5 घटा और 2.5 घटा 17.5 रुपये आएगा। कितने रुपये? 17.5 रुपये उसकी बचत में वृद्धि होगी। और अगर 17.5 को अगर हम बदलना चाहेंगे तो 17.5 बटा कितना? 25 इंटू कितना? 100। तो 25 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 17.5 का 4 गुण 17 चौका 68 होता है। आंसर आएगा आपका 70%। आंसर 50% नहीं, सॉरी कितना परसेंट? 70%। ठीक है। और आप यहां भी निकालेंगे तो 82.5 और 125 का अंतर निकालिएगा। 17.5 इधर आएगा और 25 उधर आएगा। तो 25 और 15 जो होता है 40 होता है और 42.5 आ जाएगा अगर आपने यहां पे टेक्निकली देखी तो। ठीक वही चीज कह रहा था। 75 और 25, 75-25 3:1। आपने कहा कि सर 3:1 बन जाएगा। उसका जो खर्च है वह 10% बढ़ता है। बचत कितना होगा जब उसकी इनकम में 25%? तो इसका डिफरेंस 15 आ गया। तो 1 बराबर 15, 1 बराबर कितना? 15। तो 3 बराबर बाबू कितना? 45। 3 बराबर 45। अब देखो एक तरफ छोटा है तो दूसरी तरफ बड़ा होगा। जब 45 और 25 जुड़ जाएंगे कितना परसेंट? 70%। ठीक है। तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन देखोगे कि एक अलग ही वे के क्वेश्चंस बनेंगे और आसानी से चीजों को दोनों मेथडों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट की तरह क्वेश्चंस आपके पास आ जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर हैंडल करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। हमने दोनों मेथड, तीनों मेथड की आपसे बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, ध्यान देना। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का व्यय 12-17-3 के अनुपात है। यार 12-17 और 3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इन वस्तुओं पर होने वाले व्यय में कुल कितने % की वृद्धि? एक काम कर दो, इसे 1200 ले लो, इसे 1700 ले लो और इसे 300 ले लो। ठीक है। वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20%। 20% मतलब होता है, आपको पता होगा 20% की वैल्यू हम 1/5 कहते हैं। तो 1200 का 1/5 कर लीजिए। 1200 का 1/5 करेंगे तो 5 का 2 गुना होता है 10। ठीक है। 2 बचा 5 का 20, मतलब 240 रुपया आपने यहां खर्चा कर दिया। 30% की अगर आप बात करते हैं तो 30% जो बाबू आपके पास वैल्यू होती है वह 3/10 होती है। तो यहां पे अगर आपने निकाला 30% तो वह 510 हो जाएगी। 1700 का 30% 3/10 मतलब 510। और 50% की वृद्धि मतलब हाफ होता है, मतलब आपने 150 रुपये की वृद्धि यहां करा दी। 150 रुपया यहां बढ़ाया, 510 रुपया यहां बढ़ाया और 240 रुपया यहां बढ़ाया। तो 500, 600, 200, 800 और मतलब अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए आपने कितना बढ़ा दिया तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 900 रुपये। कितने रुपये? आपने जो वृद्धि की टोटल 20%, 30% और 50%, है ना। परिवार में चावल, मछली तथा तेल व्यय 12-17-3 था। 1200, 1700 और 300 कर दिया। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हुई। तो 1200 का 20% निकाला, 1700 का 30% निकाला और 300 का 50%, है ना। 20% होता है 1/5 मतलब 240। 1700 30% होता है 3/10 मतलब 510 रुपया और 300 का 50% मतलब 1/2 मतलब 150 रुपया। इनको जोड़ा तो टोटल खर्चे में 900 रुपये की वृद्धि हुई। कर कुल कितने % खर्चों में कुल कितने % की वृद्धि होगी? 900 रुपये की वृद्धि। खर्चा करते कितना थे? तो हमने देखा कि 1200, 1700, 300 का जब जोड़ करेंगे तो 3200 आएगा। तो 900 इंटू 3200 इंटू 100। अब आप पे डिपेंड करता है कि 900/32 को आप कितना लेके चलते हो। अब आप इसे ही बदल लो, आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। जो आप तरीका आप नहीं करो, अगर आप 8 से कटाते हो, 4 से कटाते हो, 2 से कटाते हो, आपके पास आंसर आएगा। अगर आपने
4 से ही किससे कटाना चाहते हो? 4 से, 2 से कटाओगे तो 450 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आप कहोगे 16 दूनी 32, आपने 2 ले लिया, 16 दूनी 32। देखिए 2 से रिलेटेड 2 ऑप्शन बन रहे हैं 28 और 24 का। 16 दूनी 32 कर दिया, 32 कर दिया अगर आपने तो 13 बना। 13 मतलब 130 को टारगेट किया आपने, है ना। या और छोटा करना चाहते हो तो 450 है ना, तो आपने यहां पे 2 कर दिया, फिर 2 कर दिया और आपने यहां 5 कर दिया और यहां 8 कर दिया। ठीक है, अब चलिए यही होगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 16 हो गया, 16 हो गया। अगर 8 दूनी का 16 हो गया, बचा कितना आपके पास? तो देखिए 4 2 6 65, तो 8 8 64, 28 से रिलेटेड एकमात्र ऑप्शन है और आपने ये चीज 900/32 इंटू 100 आपका राइट आंसर बनेगा और उसी पे चीजें डिपेंड है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव नेचर की बात ये क्वेश्चन करा रहा था, जो आपके लिए एक इजी वे में चीजें टेकल थी। ठीक है, तो देखिए आपने हर एक बात को समझा, ये चीजें आपके लिए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पे, मनोरंजन और परिवहन पे खर्च करता है। 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 1950 रुपए बच जाते हैं, है ना। विक्रम की यहां विक्रम होना चाहिए, किसी एक का नाम ले लेना, है ना। यहां विक्रम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, वह अपनी आय का 20% भोजन पे, जैसे उसकी इनकम 100% होगी, ठीक है, उसने 20% भोजन पे खर्चा कर दिया और 15% बच्चों की शिक्षा पे। तो 20 और 15 उसने खर्चा कर दिया, तो 20 और 15 उसने खर्चा कर दिया, तो 35 उसने खर्चा कर दिया। बचा उसके पास कितना? 65। बचा उसके पास कितना? 65। अब जो 65 बचा, उसी का 40% एक जगह खर्चा किया, ठीक है ना, और 30% एक जगह खर्चा किया, मतलब 40 और 30 70 खर्चा कर दिया। और उसके पास बचता कितना है? तो 1950, मतलब 30 और बचता है। ठीक है, तो जो उसकी इनकम है, इनकम का, है ना, यहां खर्चा कर दिया, तो ये बचा 65। ठीक है, और उस 65 का 30 ये बचा, उसकी ये बचत कहलाएगी, उसकी ये क्या कहलाएगी? बचत कहलाएगी। तो अगर डायरेक्ट हमें निकालना होता तो हम कहते विक्रम के पास बचा कितना, तो 100% का 65 का कितना? 30%, तो 65/100 बचा था, इंटू कितना? 30/100 बचा था, यही तो बचा था। 100 का 65/100, तो जो लॉजिकल था वो हम यहां से कैंसिल करते और एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देते और यही जो वैल्यू होती शायद 1950 रुपये को टैली कराती। ठीक है ना। अब हमारे और आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 65 का तिगुना जो होता है 1950, मतलब 10 होता है, और यहाँ 10 बचा ही था, कोई जीरो देख लेना, 10 इंटू 10, हमारे हिसाब से एक जीरो हम कहीं छोड़ रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, ये वाला एक जीरो, तो 65 का 10 गुना जो आपके पास जो वैल्यू आएगी वह यहां पे बनेगी। ठीक है, जो भी आप थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे 1% इज इक्वल टू आपके पास जो बनेगा, ये चीजें आपके पास बन जाती है। थोड़ा सा आप यहां पे मैनेज करना, या ऑप्शन नंबर बी को टैली करेगा। ठीक है, लेकिन इतना मुझे करना नहीं था, मुझे क्या करना था मैं ये दिखा रहा हूं। मान लीजिए उसकी मासिक इनकम एक्स है, कितनी है? मासिक इनकम एक्स है, 20% और 25% उसने खर्चा कर दिया, तो बचा उसके पास कितना परसेंट? 65%। ठीक है, 65% बचा, मतलब बचा कितना? 65/100। और जो बचा उसका 40 यहां खर्चा किया, 30 यहां किया, 40 30 70 खर्चा कर दिया, तो जो बचा था उसका 70 खर्चा कर दिया, तो फिर बचा कितना? 30 बचा, इज इक्वल टू कितना? 1950। अब आप टेक्निकली तैयार करिए, जीरो से जीरो को कटा दीजिए। ठीक है, 65 का तिगुना 195 होता है, यह आपके पास 10 आ जाएगा, और x की वैल्यू 100, और ये 100 इंटू 100 आपके पास 10,000 आएगी, और 10,000 आपका ऑप्शन नंबर बी था, जो मैं आपको यहां दिखा रहा था। इस तरीके से हम क्वेश्चन हैंडल करेंगे और हमारे पास ये चीजें आएगी। मान लिया गया कि उसकी मासिक इनकम एक्स थी, 20% 10% खर्चा किया, बचत कितने की? 65 की, और जो बची थी उसका भी 40 खर्चा किया, 30 खर्चा किया, 70 बचा कितना? 30/100 ये। या इसे और भी तरीके हैं करने का, आपके पास आंसर तो मिल ही चुका है। जैसे अगर मैं कहूं आपकी इनकम आय को आप और हमने दिखाया कितना? तो 100,
एक काम करते हैं, इनकम को इन्होंने दिखाया कितना, हल्का सा पॉइंट समझते हैं बाबू। इनकम को इन्होंने दिखाया कितना, तो 100, ठीक है। शुरू में इन्होंने खर्चा किया 20 और 15 35, बचा कितना, तो 65%। अब इस 65% को इसने 3 टारगेट बनाए, कितना, तो एक बनाया 40, एक बनाया 30, ये खुद में 100% हो गया, एक बनाया 30। अब देखो, जानते हो उसकी जो बचत है ये टोटल इनकम के 65% की 30% है, टोटल इनकम की, मतलब उसकी बचत है 100% का 65/100 इंटू 30/100। अब प्रतिशत में बदलो, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, है ना। 65 का तिगुना, 65 का तिगुना 195, है ना, बटे 10%, ये उसकी बचत कहलाएगी। अब बाबू 195/10% की जो वैल्यू है 1950 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1950 इंटू 10, 1950 इंटू 10 अपॉन 195। तो आप कहोगे कि 1% की वैल्यू आएगी 100 रुपये, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 100, आप कहोगे कि सर 10,000 आएगा। तो जिस विधि से आप क्वेश्चन को करना चाहो उस विधि से हम आप क्वेश्चन को समझेंगे, समझाएंगे, सभी चीजें आपके लिए लॉजिकल तैयार होंगी। तो आज के लिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, हर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, एक एक चीज को समझने का प्रयास किया कि हमारे पास लॉजिक क्या था। हर एक क्वेश्चन को आप देखोगे एक बेहतरीन क्वेश्चंस बन के आएंगे, और जितने ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं, मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको खुद लगेगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस एक अलग ही वे में आपके तैयार हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे आज खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि जितनी चीजें आपने चीजें आज सीखी, एक अलग ही कॉन्सेप्ट से, एक अलग ही लेवल से हर एक बात की चर्चाएं आपसे हमने कराई, और हर एक लेवल आपको समझाया कि हाँ भाई, एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक लॉ भी क्या है, इन चीजों की एक अलग ही तरीके से हम चीजों को लेके चलते हैं। तो चलिए फिर अगली क्लास में आपके साथ मिलते हैं, अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ नजर आऊंगा, और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। इसी टाइम पे और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चनों के लेवल को समझाता चलूंगा। यह सीरीज जो चल रही है वह परसेंटेज की चल रही है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, कि आपको ये फायदे, ये नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। जय हिंद।